अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। उसमें हमने फाइब्रोसिस में देख लिया इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हमने देख लिया निमोकोनियोसिस। ठीक हो गया। इओसिनोफिलिक भी हमने कर लिए थे। स्मोकिंग रिलेटेड जो हैं वो हमने नहीं करने, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द ग्रैनुलोमाटस, जो हमारे पास इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीज़ होती हैं, जिसमें एक्चुअली हमारा सार्कोइडोसिस इंपॉर्टेंट है और वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ में जो हमारे पास आता है सार्कोइडोसिस मीन्स दैट इसमें आपके पास ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा और वो कौन सा होगा, नॉन कैशिएटिंग होगा। हमने जब टीबी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कैशियस नेक्रोसिस हुई थी, उसके गिर्द मैक्रोफेजिस थे, लिम्फोसाइट्स थे, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होते तो पूरा ग्रैनुलोमा बना हुआ था, लेकिन उसमें कैशियस नेक्रोसिस थी। यहाँ पे हमारे पास जो केस आता है वो ये होता है कि नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? बहुत से टिश्यूज़ में, बहुत से ऑर्गेन्स में। ठीक है। और ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ होती है, मीन्स दैट ये सिर्फ आपके लंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता, या आपकी स्किन को, ठीक है, आपके जो है आइज़ को, ठीक है, आपकी जो है डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करता है। तो उसमें वहाँ पे क्या बन जाते हैं? नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। और क्योंकि ये हम इंटरस्टिशियल डिजीज़ के कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमें यहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह भी मिलेगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सार्कोइडोसिस इज़ एक्चुअली द क्रोनिक मल्टी सिस्टमिक, मीन्स दैट बहुत से इसमें सिम्टम्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होंगे, टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे। ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर of unknown etiology exaggerated by the cellular response to the self antigens and the non self antigens। ठीक है। और इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है कि नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा हो जाता है। देखिए अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में सेल्फ एंटीजेंस होती हैं और नॉन सेल्फ एंटीजेंस होती हैं। अब होता क्या है कि नॉन सेल्फ एंटीजेंस और जो एंटीजेंस होती हैं हमारी सेल्फ एंटीजेंस, उनके अगेंस्ट हमारी ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। और वो ऑटो इम्यूनिटी क्यों स्टार्ट होती है उसका हमें कॉज नहीं पता। ठीक है। तो जब वो स्टार्ट हो जाती है तो हमारी डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट जो बॉडी के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से सिम्टम्स आते हैं। इस वजह से हम इसको मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें जो हमें करैक्टरिस्टिक चीज़ मिलती है वो ये है कि हमें यहाँ पे बायलेटरल, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बायलेटरल जो है एक्चुअली हमारे पास हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलती है। मीन्स दैट कि दोनों साइड्स के जो लंग्स होंगे वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होंगे हाइलम के, वहाँ पे हमें वो इनलार्ज मिलेंगे। ठीक है। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है। इसको हम देखते हैं अभी होता क्या है। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली हमारे पास जो है होता क्या है, आपने ये सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस पैथोजेनेसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि अननोन कॉज़ की वजह से जो है हमारी इम्यूनिटी बॉडी की एक्टिवेट हो जाती है हमारे सेल्फ एंटीजेंस और नॉन सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट। और ये सारा हमारे पास जो टीबी में हो रहा था ना कि मैक्रोफेजेस ने जो है दे दिया हमारे CD4 टी हेल्पर सेल्स को, और उन्होंने आगे से इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करके मैक्रोफेजेस को बुला लिया। मैक्रोफेजेस आ गए, मैक्रोफेजेस ने आके हमारे जो है क्या किया कि फ़र्दर हमारे एपिथेलॉइड सेल्स वगैरह बनवा दिए। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इसकी जो है इम्यूनिटी होती है, लेकिन आपको पैथोजेनेसिस जो है एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें जो हमारी मोस्टली जो आता है ना मॉर्फोलॉजी में, वो इसकी होती है कि जो हमारी होती है सार्कोइडोसिस। ठीक है। उसमें आपको जो है ना दो तरह की चीज़ें जो है मोस्ट इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो नॉन कैशिएटिंग एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमा, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि नॉन कैशियस नेक्रोसिस होती है, मीन्स दैट देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ कैशियस नेक्रोसिस। ठीक है। और उसके गिर्द आपको उसी तरह मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे, टी सेल्स नज़र आएंगे, एपिथेलॉइड सेल्स नज़र आएंगे। ये सब कुछ जो है आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो है हमारे फाइब्रोब्लास्ट होंगे। ये सेम हमारे टीबी की तरह का ग्रैनुलोमा होता है, मैंने अगेन आपको बताने, लेकिन इसमें हमारे पास दरमियान में जो है कैशियस नेक्रोसिस नहीं होती। ठीक हो गया। ये इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमास हैं। और दूसरी जो आपने बात याद रखनी है इसकी मॉर्फोलॉजी में, वो है श्वामेन बॉडीज़। ठीक है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि इसमें आपको एक और बॉडी मिलती है जो कि एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होती हैं, और जब आप इनको देख लेंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह याद रहेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कि 90% केसेस में जो सार्कोइडोसिस होता है, नॉन कैशिएटिंग ग्रैनुलोमा बनता है, वो हमारे लंग्स में और लिम्फ नोड्स में होता है। बाकी भी एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है, लाइक बोन्स एंड जॉइंट्स को, स्किन को, लिवर को, हार्ट को, आइज़ को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को। लेकिन मोस्टली जो आपका होता है वो 90% केसेस में आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं और आपका लंग इन्वॉल्व होता है। ठीक
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये इन्होंने बताया हुआ है कि इनलार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं और आपको स्कारिंग और ग्रैनुलोमास मिलते हैं। सार्कोइडोसिस में आइज़ के अंदर क्या सिम्टम्स मिलती हैं कि आपके पास ड्राई आइज़ हो जाती हैं, ब्लडी विजन हो जाती है। वो आपने पढ़ा था ना सारी वो जो आयरेडाइटिस हो जाता है, मीन्स लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस हो जाएगा, आयरेडोसिक्लाइटिस हो जाएगा, कोरेडाइटिस हो जाएगा, मतलब कि आपकी कोराइड जो होगी वो इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। रेटिना के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, रेटिनाइटिस हो जाएगा, उसको हम कहेंगे। ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सीका सिंड्रोम हो जाता है जिसमें हमारी लेक्रेमेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है। पेशेंट के लेक्रेमल ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आइज़ में ये डिफरेंट जो है सिम्टम्स आए होते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं ना वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पैरोटिड जो हमारा ग्लैंड होता है उसके वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं मिक्यूलिस सिंड्रोम, जिसमें हमारे जो है यूवियल ट्रैक भी इन्वॉल्व हो जाता है आइज़ का, और इसके साथ साथ पैरोटिड ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस पूरे को हम कहते हैं कि मिक्यूलिस सिंड्रोम। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। स्प्लीन जो है वो भी हमारे पास इफ़ेक्ट होती है, हार्ट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, और लिवर इफ़ेक्ट होता है, बोन मैरो इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए लंग्स के अंदर आपको ये वाली सिम्टम्स मिलेंगे, लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट मिलेगी। ये एक्चुअली आपके एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको इसकी मॉर्फोलॉजी में बताया कि एस्ट्रॉइड बॉडीज़ जो हैं वो होती क्या हैं, ये आपको स्टार शेप मिलती हैं। ये स्टार शेप्ड, ऐसे स्टार होता है ना, वैसे आपको ये एस्ट्रॉइड बॉडीज़ मिलती हैं। किसके अंदर? हमारे जॉइंट सेल्स के अंदर। हमारे जो जॉइंट सेल्स होते हैं उन्होंने खाया होता है इनको, क्या नाम है, सॉरी, ये जो हमारे पास होती है ना एस्ट्रॉइड बॉडीज़, स्टैलेट शेप्ड होती हैं और जॉइंट सेल्स के अंदर हमें ये इंक्लूजन्स मिलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये भी एस्ट्रॉइड बॉडी है, ये आपको नज़र आ रही है स्टार शेप्ड, ये भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये वाली देखें, ये शॉमन बॉडी है। शॉमन बॉडी एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम और प्रोटीन्स की डिपोजिशन, ठीक है, जॉइंट सेल्स के अंदर जब हमारी कैल्शियम और प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है ना तो उसको हम शॉमन बॉडीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली हमारे पास है, और ग्रैनुलोमा वगैरह, ठीक है, एंटीजेंस वगैरह अंदर प्रेजेंट होंगी। ये एक्चुअली हमारे पास सार्कोइडोसिस का जो है एक्सरे है लंग का, और इसमें जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि मैंने आपको बताया था ना बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी के जो लिम्फ नोड होते हैं हमारे दोनों साइड्स के लंग्स के, उनके जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इनलार्ज लिम्फ नोड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ चेस्ट, ये आपकी सार्कोइडोसिस जो है उसमें आपको मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाली आपके पास पिक्चर है, इसमें आपको दरअसल सारी सिम्टम्स बताए हुए हैं कि लिवर इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, ग्रैनुलोमास आपको लंग्स में मिलते हैं, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्लिवरी ग्लैंड्स में हो जाता है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, स्किन लीजन्स मिलते हैं, ब्रेन कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन पे जो है रिदमा निडोसम मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो लोअर लेग्स और एंकल्स होते हैं ना वहाँ पे एक्चुअली हमारी रैशेज़ वगैरह हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसको बताया हुआ है कि यूवीआइटिस होता है, जिसमें हमारी यूवियल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट में एरिमियाज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली इरमा नोडोजम दिखाया हुआ है, स्किन नोड्यूल्स, ठीक है, और इसके अलावा बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये सारी इन्होंने सिम्टम्स बताए हुए हैं। का जो लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं प्रायोरिटी टॉपिक, दैट इज़ लंग एब्सेस। ठीक है, लंग एब्सेस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि हमारे बैक्टीरिया और हमारे जो होते हैं एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स वगैरह, मैक्रोफेजेस वगैरह, उनके दरमियान में लड़ाई हो रही होती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर तो बैक्टीरिया जीत जाते हैं तो वो हमारे पास लोकलाइज पस बना देते हैं कैविटी के अंदर, उसको हम लंग एब्सेस कहते हैं। सो इट इज़ अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द सपोरेटिव नेक्रोसिस विद इन द पल्मोनरी पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये एक से ज़्यादा जो है कैविटीज़ बना सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर तो ये हमारे पास एक से ज़्यादा कैविटीज़ बना देता है, एक से ज़्यादा एब्सेसिस हमें लंग में नज़र आती हैं, तो उसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग नमूनिया। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग नमूनिया, बिकॉज उसमें हमें मल्टीपल स्मॉल कैविटेशंस मिलती हैं और नेक्रोसिस मिल रही होती है। ठीक है, सो हाँ, नेक्रोसिस मिलेगी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा कैविटीज़ मिलेंगी। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? कॉजेज़ हमारे पास क्या होती हैं कि एस्पायरेशन ऑफ द इन्फेक्टिव मटीरियल। ठीक है, कि क्या होता है इसमें एक्चुअली कि फॉर एग्जांपल हम जो है ना सर्जरी करवाने गए, डेंटल सर्जरी करवाने गए, या हमें जो है दांत का कोई प्रॉब्लम था, तो जी उन्होंने डेंटिस्ट ने हमारे दांतों के साथ छेड़छाड़ी की, उसकी वजह से क्या हो गया, अंदर आपको पता है ना हमारे दांतों के अंदर एनरॉब्स पड़े होते हैं, तो वो गुस्से में आ जाते हैं, तो वो जी हमारी जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, और लंग्स में जाके फिर जी हमारी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एस्पायरेशन ऑफ द इन्फेक्टिव मटीरियल फ्रॉम द केरियस टीथ
या इन्फेक्टेड साइनस या टॉन्सिल्स वहाँ से जो है ये लंग्स में चले जाते हैं सर्जरी की वजह से, एनेस्थीसिया की जैसे कोमा की वजह से, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन वगैरह की वजह से। ठीक हो गया। इसमें जो मोस्ट आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो डेंटल रिलेटेड याद रखनी है, डेंटल सर्जरी। ठीक हो गया। दूसरी बात है एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स। ठीक है, कि जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स हैं वो एक्सपायर होके हमारे जो है लंग्स के अंदर चले जाएँ। तीसरा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नेक्रोटाइजिंग बैक्टीरियल निमोनिया। ये हमने पढ़ा था निमोनिया में कि निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन में कि लंग एब्सेस बन जाती है। तो निमोनिया में बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेफ ऑरियस है, पायोजनीज है, निमोनिया है, स्यूडोमोनास वगैरह है, तो वो हमारे जो है कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं और उसकी वजह से जो है एब्सेस बन जाती है। इसके अलावा ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ट्यूमर बन गया, फॉरेन बॉडी हो गई, उसकी वजह से जो है जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो पीछे फिर बैक्टीरिया वगैरह जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो एब्सेस बना देते हैं। सेप्टिक एम्बोलिज्म, ठीक है, सेप्सिस हुई हुई है कि कहीं और से, फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ था और वहाँ से जो एम्बोलिज्म हुआ हमारे जो है सारा सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस उसको हम कहते हैं। तो वो जो पस है, बैक्टीरिया है, वो वहाँ से जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हार्ट से हमारे लंग के अंदर आ गया और उसकी वजह से एब्सेस बन गई। ठीक है, या हेमाटोजिनस स्प्रेड हो सकती है कि ब्लड के थ्रू जो है वो कोई बैक्टीरिया जो है वो आगे हमारे लंग के अंदर आ जाए और उसकी वजह से एब्सेसिस बना दे। तो ये इसके डिफरेंट कॉजेज़ थे। उसके बाद हम जो है इसकी देख लेते हैं कि जो एब्सेसिस होती हैं उनकी जो है, ये मैंने आपको बता दिया एनारोब्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ज़्यादातर ये आपकी राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना जो आपका राइट साइड ये आपका जो है लंग है और ये लंग है। अब जो राइट साइड का लंग होता है ना वो हमारे पास जो है ज़्यादा मतलब इस तरह से ट्रैकिया इस तरह से होता है, ऐसे करके ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डायरेक्ट हमारे पास जो है ना पैथोजेंस को सीधे हमारे राइट लंग के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से ना मोर कॉमन होता है राइट साइड पे एक्सपायर होता है ना। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रैकिया है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो आपके राइट साइड का होता है ना वो मोस्टली आपका ऐसे होता है ट्रैकिया, ठीक है, सीधा, और लेफ़्ट साइड का आपका ऐसे होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है ईज़िली हमारे जो राइट लैंग होता है उसके अंदर जो है ना चीज़ें आ जाती हैं। अब एस्पायर होती है मीन्स आपके साथ ऑस्टोफेगस पड़ी हुई है तो उसमें से कोई फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है ना गैस्ट्रिक स्टमक से इधर आ गया तो वो आके ना एक जगह एब्सेस बना देगा एक जगह पे। ठीक है, तो जो ये सिंगल एब्सेसिस होती हैं ये हमारे पास होती हैं इन केस ऑफ एस्पायरेशन। ठीक है, और अगर मल्टीपल बनी हुई है ना इसका मतलब कि हमारे हार्ट से, मीन्स दैट आपको पता है ना हमारे लंग के पीछे हमारा हार्ट भरा होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, उसमें से हमारे पास जो है क्या हुआ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस था और हार्ट से जो है वो हमारे लंग्स में आ गया या ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में आ गया। तो उस केस में क्या होता है हमें मल्टीपल एब्सेसिस मिलती है। मतलब अब हमें क्या मिलेगा, मल्टीपल एब्सेसिस मिलेंगे लंग के अंदर। ठीक है, जब हेमाटोजिनस स्प्रेड हो या जो है वो सेप्टिक सेप्सिस केस हो तो उसमें हमें मल्टीपल एब्सेसिस मिलती हैं। अब इसकी जो है क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली पेशेंट इसमें ना हमारे पास दरअसल देखो निमोनिया के वजह से जो है वो हो रहा है, एब्सेस बन रही है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें ट्यूमर बना हुआ था लंग के अंदर उसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है। तो उन सब के कंबाइंड सिम्टम्स आएंगे। ट्यूमर में हमने क्या क्या पढ़ा था, जब लंग का ट्यूमर होता है उसमें पेशेंट को जो है वेट लॉस हो रहा होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स होती है, अनीमिया होता है। ठीक है, और अगर तो कम मतलब शुरू के स्टेजेस होते हैं ना लंग एब्सेसिस अगर किसी को हो तो फीवर चिल्स होते हैं, नाइट स्वेट्स वगैरह होते हैं, क्रोनिक कफ रहती है। लेकिन अगर ये लंग एब्सेस का बहुत देर से बनी हुई है तो फिर पेशेंट किससे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट को जो है प्लूरिटिक पेन होगी, जब वो सांस लेगा उसको पेन होगी, क्यों, उसके लंग के अंदर एब्सेसिस बनी हुई है और उनके उसके मुंह से पानी मतलब उसके ना लंग्स के अंदर से अब हिमोप्टेसिस होगी, मतलब कि ब्लड आना शुरू हो जाएगा बाहर। जब हमारी एब्सेस जो है वो हमारी ब्लड कि उसी वजह से क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स को वो करेगा ना तो उसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट के थोड़े से उसके बाद फटीग होगा पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी याद रखनी है कि अगर तो हमारी लंग एब्सेस है ना तो ऑब्वियसली लंग के अंदर बनी हुई थी वो। ठीक है, तो वो वहाँ से स्प्रेड होगी अगर ब्लड के थ्रू तो हमारे ब्रेन में चली जाएगी, ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस करवा देगी। ठीक है, अगर लंग के अंदर ही बात की जाए तो बाहर आ जाएगी, इधर एम्पाइमिया करवा देगी, पास इन द प्लूरल कैविटी, न्यूमोथोरिक्स करवा सकती है, मींस दैट कि उसकी वजह से हमारी जो अंदर है वो एयर जमा हो जाएगी। ठीक है, अगर तो ये ब्रेन में चल जाती है मेनिंजाइटिस करवा देगी, ब्रेन एब्सेस बना देगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये हैमरेज करवा सकती है, मीन्स दैट अगर ये ब्लड वेसल्स को इरोड करिए तो हैमरेज हो जाएगा, पेशेंट को एमेलोडोसिस हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, एम्पाइमिया, न्यूमोथोरिक्स, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ठीक है, एमाइलोडोसिस, ठीक है, और हैमरेज, ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।